गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे जाबिर हुसैन साहब की लिखी हुई सांवले सपनों की याद, जो कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद या पक्षियों का संरक्षण करने वाले सालिम अली साहब के बारे में एक संस्मरण कहिए वो है। तो मैंने बोला था कि शब्दार्थ करेंगे, लेकिन शब्दार्थ हम लोग अगले दिन करेंगे। आज हम लोग इसके प्रश्न अभ्यास के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर मैं अगले दिन शब्दार्थ का करवा दूँगा। पहला जो प्रश्न है इसमें वो है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। जैसा कि हमने बात किया था कि एक बार एयर गन से वो कुछ कर रहे थे या निशाना ही लगा रहे थे, तो उससे एक गौरैया घायल होकर गिर गई उनके आंगन में। तो उस घायल गौरैया को देख करके उनके मन को बड़ी चोट लगी कि ये मेरे थोड़े से मनोरंजन के कारण इस जीव को इतनी चोट लग गई, और उस दिन से ही उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वो पक्षी प्रेमी बन गए और आजीवन पक्षियों के रखरखाव देखभाल का काम करते रहे। तो उनके जीवन की दिशा को बदलने में इसी घटना का योगदान था। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि उनसे उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने बात किया था केरल की साइलेंट वैली के बारे में। वहाँ वृक्षों की कटाई हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि वृक्षों की कटाई होगी तो वहाँ की हरियाली ख़त्म हो जाएगी, वहाँ का जो इकोसिस्टम है, जो पर्यावरण का की जो एक व्यवस्था है, वो अस्त व्यस्त हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि उधर से आने वाली जो गर्म हवाएं हैं वो अंदर तक घुसने लगेंगी, तो वहाँ रहने वाले जीव जंतु बेघर हो जाएंगे और उन गर्म हवाओं के कारण परेशान भी हो जाएंगे। आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको भी दिक्कतें आएंगी और वहाँ का पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो इससे काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। तो जो पक्षी हैं वहाँ वो इससे परेशान होंगे, तो वो छोड़ के भाग जाएंगे वहाँ से, जीव जंतु भी इधर उधर चले जाएंगे। तो उस जगह की जो सुंदरता है, जो एक संतुलन है पर्यावरण का, वो सब डामाडोल हो जाएगा और ये एक बड़ा नुकसान होगा। तो इसको उन्होंने उनके सामने रखा। तो इसके जो विनाशकारी प्रभावों की बात की उन्होंने, उसको सुनकर चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई, वो भावुक हो गए, क्योंकि उनको पता था कि वो भी मिट्टी से जुड़े हुए लोग थे, किसान परिवार के थे। तो उनको पता था कि खेतों का नुकसान क्या होता है, पेड़ों का नुकसान क्या होता है, इससे कितना असर पड़ता है आम लोगों पर, जीव जंतुओं पर। तो ये सुनकर उन्होंने इस बात को समझा और वो भावुक हो गए। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। ऐसा कहने के पीछे कारण ये था कि जो D.H. लॉरेंस थे, उनका जो जीवन था वो एक खुली किताब की तरह था, मतलब वो कुछ भी छुपा कर रखने वालों में से नहीं थे। एक तो ये बात थी। तो कहने का अर्थ यह था कि इनके बारे में सब लोग उतना ही जानते हैं जितना मैं जानती हूँ। दूसरा, उनका जो प्रकृति से प्रेम था, पक्षियों से भी प्रेम था, तो इसके कारण उन्होंने गौरैया का उदाहरण दिया कि हमारे छत पर बैठने वाली गौरैया भी उनके बारे में इतना जानती है जितना मैं जानती हूँ। तो D.H. लॉरेंस भी पक्षी प्रेमी थे, पर्यावरण प्रेमी थे। तो इसी कारण से, इसी बात को समझाने के लिए उनकी पत्नी ने यह बात कही होगी। आगे है, आशय स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक जिंदगी का मतलब होता है प्राकृतिक जिंदगी, नेचुरल, जिसमें कुछ बनावटी नहीं हो। तो लॉरेंस का जो जीवन था वो एकदम सहज और सरल था, एकदम प्राकृतिक था, उसमें कोई बनावटीपन नहीं था। वो लिखते थे और जो सादा जीवन होता है वो जीते थे, उसमें कोई कृत्रिमता नहीं थी। तो यहाँ सालिम अली की तुलना उनसे की गई कि उन्हीं की तरह नैसर्गिक जीवन का प्रतिरूप थे ये। इनका जो जीवन था वो भी पक्षियों को समर्पित था, पर्यावरण को समर्पित था, पर्यावरण के खास अंग को ज़्यादा समर्पित था, पक्षियों को, चूँकि इनका बहुत ज़्यादा प्रेम था पक्षियों से, उस घटना के कारण और ज़्यादा था। तो ये अपने जीवन को एकदम सहज सरल रखते थे और प्राकृतिक रूप से जीते थे।
उसमें बनावटीपन को नहीं घुसने देते थे। तो इसीलिए उनकी तुलना उनसे की गई। तो यहाँ जो आशय है वो यही है कि D.H. लॉरेंस की तरह ही सालिम अली का जीवन भी प्राकृतिक था, नैसर्गिक था, उसमें बनावटीपन का कहीं कोई स्थान नहीं था, वो एकदम सहज और सरल जीवन जीते थे, यही कहना चाहते हैं लेखक। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि वहाँ सालिम अली को उन्होंने एक पक्षी की तरह कहा है कि जैसे कोई पक्षी मौत की गोद में जाकर बैठ जाता है या सो जाता है, उसी तरह से सालिम अली की भी मृत्यु हो चुकी थी, तो वह उस पक्षी की तरह ही है जिसको मृत्यु के बाद कोई चाहे कितना भी कुर्बानी दे दे, कितना भी त्याग करना चाहे उनके लिए, फिर भी उनको वापस नहीं लाया जा सकता है। मृत्यु से कोई वापस नहीं आ सकता है। जिसकी मृत्यु हो गई तो हो गई, उसके बाद उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। इसमें यह भी उनका आशय था कहने का कि पक्षी से इसीलिए तुलना किया कि वो पक्षियों के प्रति पूरा जीवन समर्पित रहे। उनका पूरा जो जीवन था, संपूर्ण जीवन पक्षियों के लिए समर्पित रहा। तो उनकी तुलना पक्षी से की कि उस पक्षी की तरह उनकी ये मौत की गोद में चले गए और वहाँ से कुछ भी करके उनको वापस नहीं लाया जा सकता है। उनको वापस नहीं लाने से मतलब कि उनके समान पक्षी प्रेमी को फिर से वापस नहीं लाया जा सकता है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। ये एक और इसमें पंक्ति कही गई थी कि उन्होंने प्रकृति का प्रभाव अपने ऊपर पड़ने देने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे वो। तो वही उसी बात को यहाँ और एक तरीके से कहा गया कि उन्होंने हमेशा प्रकृति के लिए काम किया और किसी एक जगह नहीं किया। टापू एक जगह स्थिर होता है, सागर का फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ टापू और सागर की बात इसलिए की गई कि उन्होंने अपने आप को किसी एक जगह से बांध कर नहीं रखा कि मैं इसी क्षेत्र के पक्षियों की देखरेख करूँगा। वो यात्राएं करते रहे, वो हर जगह के पक्षियों के लिए चिंतित थे। वो लद्दाख के पक्षियों के लिए भी चिंतित थे, केरल के पक्षियों के लिए भी चिंतित थे। इसीलिए कहा गया कि वो एक टापू बनकर नहीं रहे बल्कि अथाह सागर की तरह उन्होंने अपना फैलाव किया। जैसे सागर का फैलाव अनंत होता है, उसी तरह से उन्होंने भी अपने आप को जगह में बांध कर नहीं रखा, स्थान में बांध कर नहीं रखा। हर जगह के पक्षियों के लिए वो चिंतित रहते थे। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। पहले तो इसमें आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है जिससे भाषा सहज और सरल हो गई। इसमें उदाहरणों का प्रयोग किया गया, उदाहरण शैली का प्रयोग किया गया है। जो अभिव्यक्ति है उसमें चित्रण किया गया, चित्रात्मकता है, मतलब ऐसे चित्रित किया गया है उनके व्यक्तित्व का, उनके कार्यकलापों का, जैसे कोई पेंटिंग बना के आपको समझाए। तो चित्रात्मकता है उसमें। इसमें उर्दू शब्दों का भी प्रयोग है, तद्भव शब्दों का भी प्रयोग है और संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग है। उदाहरण के रूप में, उदाहरण को किसी जाति धर्म से बांध कर नहीं रखा गया है। यहाँ लेखक भी एक मुसलमान है लेकिन वो कृष्ण का भी उदाहरण दे रहे हैं। तो इस तरह से जो शैली की विशेषता है वो मुख्यतः यही है कि इसमें सहजता है, बोलचाल की भाषा का प्रयोग है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। उदाहरण शैली का प्रयोग है। इसमें जो अभिव्यक्ति है वो चित्रात्मकता है के साथ की गई है, मतलब ऐसे उसको अभिव्यक्त किया गया है जैसे कोई चित्र बना के आपको समझा दे। तो एक चित्रात्मकता की शैली अपनाई गई है। इसमें तद्भव संस्कृत और उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग यथोचित किया गया है। तो इससे भाषा अच्छी बनती है, समृद्ध होती है। छठा है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब वो सालिम अली के व्यक्तित्व का, जो उनके शरीर का, उनके कार्यकलाप का, उनके स्वभाव का जो चित्र खींचा है उसको अपने शब्दों में लिखना है कि उनका शरीर दुबला पतला था, वो कमज़ोर थे, लेकिन उनकी जो दृष्टि थी वह प्रकृति के में छुपे हुए चीज़ों को ढूंढ लेती थी। गले में हमेशा एक दूरबीन लटकाए रहते थे जिससे वो दूर दूर रहने वाली छोटी पक्षियों को भी देख लेते थे और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते थे। तो
इस तरह से कमज़ोर काया होने के बावजूद भी जो उनके कार्य थे वो बहुत बड़े थे, बहुत मजबूत थे, बहुत बलवान वाले कार्य थे। पूरा जीवन उन्होंने पक्षियों के लिए समर्पित कर दिया, उसी के काम में लगे रहे, उसके रखरखाव में लगे रहे, उसकी चिंता में डूबे रहे और हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहे। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। सांवले सपनों की याद इसलिए कहा गया कि लेखक उनके बारे में जो कह रहे हैं, जो सालिम अली के सपने थे जो वो पूरा करना चाहते थे, तो वो उनके जाने के बाद उसकी धुंधली यादें बस रह गई, क्योंकि सपने तो उन्होंने देखा और वो लंबे समय तक देखते रहे, तो बाकी जो लोग बचे उनके लिए एक धुंधली याद ही रह गई जो उनसे जुड़े हुए लोग थे। तो इसलिए इसको कहा गया कि ये सांवले सपनों की याद है, जो वो पक्षियों के लिए करना चाहते थे, जो देश भर में वो घूम घूम कर करते रहे और उसको और आगे बढ़ाना चाहते थे। काफ़ी सपने उन्होंने देखे होंगे, कुछ उन्होंने व्यक्त किया होगा, कुछ नहीं किया होगा, कुछ लोग समझ पाए होंगे, कुछ नहीं समझ पाए होंगे। तो उन स्मृतियों की जो धुंधली याद है वो इस निबंध में या इस संस्मरण में व्यक्त करने की कोशिश की गई है। तो इसीलिए इसका शीर्षक सांवले सपनों की याद दिया गया, जो ठीक है। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं, इस पर तो आप पूरा निबंध लिख सकते हैं कि आप क्या योगदान दे सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। इसमें मैं कुछ कहूँगा नहीं, आप इसको खुद सोच के लिखिए कि पर्यावरण को बचाने में आपका क्या योगदान हो सकता है। पहले आप अपने कार्यकलापों के बारे में सोचिएगा कि आप ऐसे कौन से काम करते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है, और उसको आप नहीं करेंगे तो पर्यावरण को फ़ायदा होगा। आप दूसरों को कैसे जागरूक कर सकते हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण का नुकसान न हो इसके लिए। प्लास्टिक वगैरह इसमें प्रमुख बातें हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग धड़ल्ले से करते हैं, धुआं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन चीज़ों के माध्यम से हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। पेड़ पौधे लगाना, जल संरक्षण, ये सब ऐसी तमाम बातें हैं जो आप अपने दिनचर्या में देखते सुनते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं कि कैसे आप योगदान दे सकते हैं। तो इस तरह से जो इसका प्रश्न अभ्यास है उसकी हमने बात कर ली, संक्षिप्त ही कहेंगे इसको। फिर आप लोग जब बनाएंगे तो उसके बाद जो दिक्कतें हैं वो आप मुझसे पूछिएगा, फिर हम लोग इसको और विस्तार से इस पर बात कर लेंगे। इसमें कुछ शब्दार्थ भी हैं, आपकी किताब में भी होंगे, तो आप उसको एक बार पाठ को पढ़िएगा, उसमें जो शब्द नहीं समझ में आए उनको लिख के रखिएगा, वो भी मुझे आप भेज सकते हैं तो मैं वो उसका भी लिखवा दूंगा, और फिर मैं अपनी तरफ से भी कुछ और करवा दूंगा। तो इस पाठ को हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो भी बचा है एक व्यंग है हरिशंकर परसाई जी का, प्रेमचंद के फटे जूते। रसखान हमने कर ही लिया है। अब हम लोग कीर्तिका का एक पाठ फिर पढ़ लेंगे, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो इतना आप लोग करिए, और जो इसमें शंकाएं हैं वो मुझसे पूछिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास थोड़ी छोटी ही है लेकिन काम बड़े हैं जिनको आप कीजिए। धन्यवाद।